तो अब शुरुआत करते हैं कैलकुलस के साथ, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग और एआई के लिए। इस वीडियो को कवर करने के बाद आप डायरेक्टली मेरी मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम कवर कर रखी हैं, वहाँ जाके पहली दूसरी वीडियो में ही आपको इन टॉपिक्स के पढ़े हुए एप्लीकेशन दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ओके, मैंने ये यहाँ पढ़ा था और उसका डायरेक्ट यूज़ वहाँ हो रहा है मशीन लर्निंग में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, बात करते हैं क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। और एज अ फीस आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। ये डिनोशन होता है फंक्शन का, ऐसे डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स की फंक्शन में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फंक्शन कैसे बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा जो कि है लिमिट्स। लिमिट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी फर्दर कैलकुलस का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत बात करेंगे। ये डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होता, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं उसके डेरिवेशंस वगैरह में यूज़ होगा। तो लिमिट्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आपने एक टर्म देखी होगी dy ओवर dx, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से, काफ़ी डरावनी से दिखने वाली। हम जानेंगे ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब न्यूटन ने फर्स्ट टाइम ये कैलकुलस लिखी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिशिया, तो उसने इस चीज़ को कैसे डिफाइन करा, कैसे इसको पेपर पे कैसे रियल लाइफ में लेकर आया। तो डिराइविंग यूजिंग लिमिट्स, डिफ्रेंशिएशन जो है हम इसे डिराइव करेंगे, इसके फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं। यूजुअली क्या होता है, आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मान लीजिए x टू दी पावर n है, तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि अगर इसका dy ओवर dx करेंगे इस फंक्शन का, तो ये n और x की पावर n-1। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये आता है, ये फंक्शन चेंज इसमें क्यों हो गया, तो वो हम बात करेंगे। ये इस वीडियो का स्टार रहेगा, क्योंकि यूजुअली लोग चीज़ें बता के और बस ऊपर ऊपर से उड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि उसकी एक्चुअल लाइफ में ज़रूरत क्या पड़ी रियलिटी में, कि हमें ये चीज़ें बनानी पड़ी है, एक मैथमेटिशियंस को मेहनत करके ये सब चीज़ें क्यों दुनिया में लेकर आनी पड़ी और कैसे दुनिया इन सब चीज़ों पे चलती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे फंक्शन ये डिफरेंशिएशन बिहेव करता है अंडर डिफरेंट सिनारियोज। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, इसके यूजेस वगैरह क्या है। फिर एक टॉपिक आता है मैक्सिमम मिनिमम। ये कवर करते ही आप ML की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और मशीन लर्निंग जानना शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप शुरू करते हैं मेन मुद्दे के साथ। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं कैलकुलस के साथ। तो असल में कैलकुलस जो होती है हमारी एक मैथमेटिकल ब्रांच होती है जो डील करती है कंटिन्यूस चेंज के साथ, कंटिन्यूस चेंज के साथ। लेकिन किस चीज़ में कंटिन्यूस चेंज आता है जिसके साथ ये कैलकुलस डील करती है, वो होते हैं हमारे फंक्शंस। फंक्शंस को समझने का दो तरीके हैं। सबसे पहला तो आप जो कंप्यूटर साइंस में फंक्शन जो रिप्रेजेंट कराया जाता है वो कुछ इस तरीके से कराया जाता है। मैं कोड वोड की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की वो ये होती है कि आपने कुछ इनपुट डाला और कुछ आउटपुट निकला। इनपुट पे कुछ फंक्शन परफॉर्म हुआ, एफएक्स फंक्शन को नोटेशन है, फंक्शन को डिफाइन करने का या दिखाने का एक तरीका है कि ये एक फंक्शन है जो एक्स पे लग रहा है। एक्स यहाँ पे आपका इनपुट है और कुछ आपका आउटपुट आया, उसे मैं कहूँगा वाई। ठीक है, तो एक्स को आपने डाला, उस पर कुछ फंक्शन परफॉर्म हुआ और वाई आउटपुट आया। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं मैथमेटिकली करूँ, मैथमेटिकली मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ भी वैल्यू डाली x की, या x जो भी मैंने इनपुट डाला y उसका डबल है, या फिर जो भी इनपुट डाला उसका डबल होके y निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 डालूँ तो इधर 2, और इधर 2 डाला तो इधर 4, और इधर 3 डाला तो इधर 6। तो ये हमारा एक फंक्शन हुआ, ये मैथमेटिकल हुआ। लेकिन इस कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस चेंज क्या है? असल में होता क्या है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इन्हीं के चेंज, इसी चेंज के साथ अगर आप डील करते हैं तो उस चीज़, उस ब्रांच को हमने कैलकुलस का नाम दिया है। तो अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में और फंक्शंस में कि फंक्शन होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एफ एक्स आपका कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और उसमें
मान लीजिए मैं कोई इनपुट डाला x² + 1, ठीक है। सबसे पहली कुछ इसमें चीज़ें होती हैं मैं बताता हूँ। एक होती है डोमेन और दूसरी होती है रेंज। अब ये डोमेन और रेंज क्या होते हैं एक फंक्शन में। अब ऊपर वाली फंक्शन लेते हैं। डोमेन हमारी ये कहती है कि हम x की वैल्यू में क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन की जो डेफिनेशन आई वो ये आती है कि वैल्यूज दैट कैन बी एडेड इन x। रेंज ऑफ वैल्यूज है जो हम डाल सकते हैं एज अ इनपुट। और रेंज क्या है? रेंज होती है कि हमारा आउटपुट कहां से कहां तक आएगा। वैल्यूज दैट कम आउट एज आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन रह गई। अब थोड़ा सा प्लॉटिंग करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक फंक्शन प्लॉट करिए x² + 1 का, ठीक है। तो अब ये प्लॉटिंग कैसे करिए? अब आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया, आपको एक फंक्शन का आर्किटेक्चर तैयार हो गया कि एक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें। इसमें आप डोमेन क्या डाल सकते हैं? डोमेन x² x की जगह कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? आप यहाँ पे 0 से लेके -∞ तक, +∞ तक सारी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 0 डालते हैं। अब मैंने यहाँ 0 डाला तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा? मैंने कहा यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे x में मैंने 0 डाला तो आउटपुट क्या आएगा? f(x) का 1। तो यानी कि यहाँ पे कहीं अगर 1 है तो यहाँ पहला जो पॉइंट है ये वाला, ये आ गया आपका f(x), ठीक है। एक पॉइंट आया कि अगर मैं 0 डालूँ तो 1 वैल्यू आएगी। फिर मैं कहता हूँ 2 डालिए। आपने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे मैंने 1 प्लॉट करा, यहाँ पे मैं 2 प्लॉट कर देता हूँ। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ 2 डाला तो वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 2 का स्क्वायर + 1 यानी कि 5। तो चलो यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट करा, अब आ गई वैल्यू 5, ठीक है। ऐसी मैं क्या वैल्यू लूँ? मान लीजिए मैंने लिया √2 ले ली मैंने, √2 का स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। तो √2 जो है वो 1.414 वैल्यू होती है, तो यहाँ कहीं लाया करेगा और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। अब मैं कहता हूँ इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा करके कुछ कर्व आएगा आपका। तो सिंपली आपने एक फंक्शन प्लॉट कर दिया, ये फंक्शन प्लॉटिंग हुई। लेकिन ये एक ब्रूट फोर्स तरीका है प्लॉटिंग का। इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लिया, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया और ये नोट कर लिया, सिर्फ 3 पॉइंट लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको ये बीच के भी सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। और दिक्कत ये है यहाँ पे यहाँ पे 1 और 2 ही है, लेकिन इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आप वो बैठ के ड्रॉ थोड़ी करते रहेंगे। लेकिन ये ब्रूट फोर्स तरीका है प्लॉटिंग का जो मैंने अभी बताया कि आप एक एक पॉइंट लीजिए। जैसे यहाँ पे 0,1 आया हमारा, यहाँ पे √2,3 आया और यहाँ पे क्या आया था? 2,5, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स लीजिए और ज्वाइन करिए। ये ब्रूट फोर्स होता है प्लॉटिंग का। इन्हीं के प्लॉटिंग कैसे करी जाए उस तरीके के बारे में बात करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। फिलहाल ये एक ब्रूट फोर्स तरीका है, एक फंक्शन की प्लॉटिंग है, ये समझाने के लिए कि कैसे एक फंक्शन ड्रॉ आउट होता है प्लॉट पे, एक ग्राफ पे। तो ये है हमारा एक फंक्शन। अब हमें डोमेन रेंज मालूम हो गया, हमें प्लॉटिंग मालूम हो गई कैसे। तो अब एक करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? y = √x। अब इसमें आपको रेंज और डोमेन बतानी, तो कैसे निकालें? सबसे पहले तो डोमेन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ, काफ़ी अच्छा है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये 11th-12th में भी अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है डोमेन रेंज में, सबसे स्टार क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अब रेंज डोमेन क्या है? एक्स की मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? मैं 0 डाल सकता हूँ, बिल्कुल।
सॉरी कॉमा 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, ठीक है बढ़िया है। लेकिन क्या मैं हम -1 डाल सकता हूँ? क्या -4 डाल सकता हूँ, -3 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है आयोटा वगैरह, लेकिन वो अभी फिलहाल अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम माइनस नेगेटिव नंबर्स नहीं डाल सकते इस फंक्शन में। तो हमारे पास इसका डोमेन क्या आ गया? 0, इन्फिनिटी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ब्रैकेट बनाए दो तरीके के, एक तो ये और एक ये। तो इनका मतलब क्या है? ये जो है ब्रैकेट स्क्वायर वाला, वो ये बताता है कि ये वैल्यू भी हम लेंगे इंक्लूडिंग 0। अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ 1,3, तो इंक्लूडिंग 1। लेकिन ये जो है यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कर्व वाला ड्रॉ करता हूँ तो ये ओपन ब्रैकेट कहलाता है, यानी कि यहाँ पे हम 3 को काउंट नहीं करेंगे, 2.99 तक जाएंगे लेकिन हम 3 टच नहीं करेंगे। यहाँ पे कहता है आप 1 से स्टार्ट करो, 1.0001 है ना, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और 1 भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे ये यही चीज़ करिए, इन्फिनिटी असल में डिफाइंड नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट ही लिया आता है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का एक आंसर तो निकला है डोमेन, कि डोमेन क्या होगी 0 से लेके इन्फिनिटी। इंटरेस्टिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी रेंज क्या होगी। असल में जब आप क्वेश्चन करते हैं कोई भी, तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 9 है यहाँ, तो जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो +-3 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी? क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी? लेकिन ऐसा नहीं है, रॉन्ग है, इसकी रेंज ये नहीं है। उसके पीछे सदा सदा रीज़न क्या है? यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा रहे कि क्या वैल्यू आ सकती है क्या नहीं आ सकती, जैसे कि हम यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी रूट की वैल्यू सॉल्व करते हुए करते हैं। असल में हमारे यहाँ पे x डिफाइंड है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, वो हमने अभी प्रूफ करा कि डोमेन में हम यही डाल सकते हैं, ठीक है। तो √x भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज है इसकी, वो भी 0 से इन्फिनिटी तक आएगी। आपके लिए यहाँ पे क्या असाइनमेंट रहेगा जो मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, हमने फंक्शंस के बेसिक वगैरह कवर कर लिए। और एक चीज़ मैं जाते जाते और बताऊंगा, सबसे पहले तो ये असाइनमेंट, आपको ये फंक्शन प्लॉट करना है। ये फंक्शन एज असाइनमेंट प्लॉट करके एक बार देखिएगा कि क्या वैल्यू कैसा दिखाई देता है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या रहती है? अगर कोई भी फंक्शन है और कोई भी आपने ग्राफ ड्रॉ करा और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो वो फंक्शन को एक से ज़्यादा प्लेसेस पे कट नहीं करेगी। यानी कि एक तो ये फंक्शन है f1, ठीक है। अब मैं एक f2 ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने f2 ड्रॉ करा ऐसे करके फंक्शन, ये है मेरा f2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइन जो है एक तो यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है परपेंडिकुलर वाली, और इस वाले को एक ही जगह कट कर रही है। तो हमारा f1 जो है वो तो वैलिड है, क्योंकि कहीं भी कितनी बड़ी रेंज हो, रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक y जा सकता है ना, ये y की रेंज कितनी है, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन है, एक ही पैराबोला का आपने फंक्शन देखा होगा, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा हो, ठीक है ना। लेकिन कहीं भी एक ऐसी लाइन ना हो परपेंडिकुलर अक्रॉस एक्स एक्सिस जो इसे एक से ज़्यादा प्लेस पे कट कर रही हो, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन वैलिड है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है f1 वैलिड है, वहीं f2 जो है हमारा इनवैलिड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और वो दो जगह कट कर रही है फंक्शन को, f2 को हमारे, है ना। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी रहती है फंक्शन की कि ये दो प्लेसेस पे कट नहीं करेगी। और यही चीज़ आपको, ये जो मैंने रेंज निकाली है, यही चीज़ आपको इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रूफ करना है, इस रेंज को, और फंक्शन को प्लॉट करना है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। ये अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
तो कंटिन्यू करते हैं अपनी फंक्शंस की सीरीज़ के साथ। उसी में ही अब हम आ चुके हैं थोड़े और डिटेल टॉपिक्स में फंक्शंस के। यहाँ से चीज़ें थोड़ी क्रूशल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने चीज़ें ढंग से समझी और ढंग से विजुलाइज करी तो मशीन लर्निंग और एआई की सीखने की जर्नी आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे दिक्कत भी आ सकती है। तो कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है वो है नेस्टेड फंक्शंस का। अभी नेस्टेड फंक्शन क्या है? नेस्टेड फंक्शन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, f इंटू जी एक्स। और इसमें अगर आप देखें तो एफ एक्स एक फंक्शन है। चलिए मैं यहाँ पे q ले लेता हूँ और जी क्यू एक फंक्शन है। ठीक है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन यहाँ नेस्टेड में क्या मतलब हुआ इनका? इनका मतलब हुआ कि जैसे मैंने जी एक्स को अज्यूम कर लिया कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एफ एक्स है अंडर रूट एक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ एफ जी एक्स क्या हुआ? एफ जी एक्स यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने जी एक्स रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये आप एक्स की तरह मान के चलें कि यहाँ पे ये एक अपने आप में एक एक्स है। ये जो टर्म है पूरी, ये अपने आप में कुछ एक्स या वाई है। चलिए मैंने इसे एक वाई मान लिया, तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, एफ वाई। ठीक है, अब एफ एक्स क्या था हमारा? यही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एफ वाई है वो क्या आएगा? रूट वाई। और वाई की वैल्यू क्या थी हमारी? वाई था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। तो हमारा नेस्टेड फंक्शन कुछ इस तरीके का आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो हमारा एफ जी एक्स था उसकी वैल्यू ये आ गई। तो ये सिंपली एक नेस्टेड फंक्शन होता है। ऐसे ही आप कुछ भी फंक्शन डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन आपके ब्रेन की प्रैक्टिस के लिए मैं एक यहाँ पे असाइनमेंट देना चाहूँगा। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर डोमेन रेंज वाला देखा होगा, तो मैं उसी पे एक एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कहूँगा आप खुद से एक बार ट्राई करिए, और इसका सल्यूशन जो है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आप पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन ये है कि जी एक्स जो है वो हमारा एक्स प्लस 1 है। ठीक है, और एफ एक्स जो है हमारा वही रूट एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ जी एक्स है इसकी डोमेन क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इसमें जो डोमेन होगी वो क्या रहेगी। थोड़ा पॉज करिए, ट्राई करिए। सॉल्यूशन में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली अगर एफ जी एक्स को हमने खोलना चाहा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा ब्लू से लिखता हूँ, एफ जी एक्स। अब इस फंक्शन को थोड़ा ओपन अप करके लिखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? रूट एक्स प्लस 1। वही सिंपल जो हमने पिछले में किया था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, वही चीज़ मैंने यहाँ लगा दी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब डोमेन फाइंड आउट करना है। तो कायदे से अगर आप डोमेन फाइंड आउट करने जाएंगे, अगर आपने जी एक्स लिया यहाँ पे, यूजुअली होता क्या है, लोग जी एक्स ले लिया और इसका डोमेन फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे डोमेन क्या है? यहाँ पे डोमेन है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स प्लस 1 यहाँ रूट में है, तो इसका डोमेन जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का क्या मतलब है? कुछ वैल्यूज हट जाएंगी, कुछ नहीं डाल सकते आप, और वो वैल्यूज कौन सी होंगी? तो यहाँ पे हमें वही फिगर आउट करना है। वो कैसे फिगर आउट करेंगे? यहाँ पे हमें देखना है कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि आप रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब 1 - 1 भी हो सकता है और उससे बड़ी वैल्यूज भी। तो हमारे पास जो डोमेन आई इसकी,
हमारे पास जो डोमेन आई वो -1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा कर्व ब्रैकेट है। ठीक है, ये तो रहा हमारा नेस्टेड फंक्शंस। आपको कोई भी फंक्शन दिखे एफ एक्स जी एक्स, तो जी एक्स का पहले वैल्यू डालिए, फिर एफ एक्स की डाल दीजिए और वो बन जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब थोड़ी और चीज़ों पे आते हैं। मल्टीप्लाइंग, थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फंक्शन बाय अ स्केलर वैल्यू, किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का मैं ग्राफ एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये यहाँ π/2 पे 1 हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू इसकी 1 से -1 की रेंज में वैल्यू रहती है साइन की। मैं डोमेन रेंज इसकी लिख दे रहा हूँ। डोमेन तो इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और जो रेंज है वो इसकी है -1 से 1 साइन एक्स के फंक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा साइन एक्स। तो यहीं पे अगर हम साइन एक्स को, जो हमारा एफ एक्स है यानी कि जो साइन एक्स है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इस एफ एक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा? यहाँ पे रेंज लिख दूँ। अब ये जो ग्राफ है, ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है, ये किस तरीके से चेंज होगा अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को, यानी कि साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा खुद से ड्रॉ करें और सोचने की कोशिश करें, डायरेक्टली चीज़ों को करने के बजाय, देखने के बजाय। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहले तो तरीका क्या है सोचने का, अपने ब्रेन को प्रोसेस कैसे कराया जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे एफ एक्स दे दिया और साइन एक्स दिया है। ठीक है, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप एक काम करिए, रेंज में मैक्स और मिनिमम वैल्यू डाल के देखिए। मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की कितनी आएगी? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 जा रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 जा रही है। ठीक है, आपने कहा मैं 1 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे आपने 2 × 1 रखा, तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि इसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है 2 तक। वही -1 आपने रख के देखा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई? 2 × -1 और -2। ओके, तो आपको एक चीज़ और पता चल गई कि इसकी जो रेंज है वो -2 से 2 तक चली गई है। तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा? यहीं पे अगर वो ग्राफ बनाया जाए सेम, तो इंस्टेड ऑफ वो 1 यूनिट जाने के वो 2 यूनिट्स तक जाएगा। और एक चीज़ और, थोड़ा सा खराब सा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, होपफुली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 2 किस वैल्यू पे होगा। यहाँ पे तो π/2 पे हो रहा था, तो यहाँ किस वैल्यू पे 2, वो यहाँ पे किस वैल्यू पे, यहाँ के इसकी वैल्यू होगी 2। ये जो y एक्सिस है ये 2 हो जाएगा। वो कैसे पता लगाया जाए? ऑब्वियस ही बात है, जिस पे आपका 1 हुआ था उसी पे 2 भी होगा, तो यहाँ पे π/2 पे ही फिर से ही मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो आपने कैसे देखा, जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है हमारा, वो वर्टिकली एक्सटेंड हो गया। वही अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देता तो ये और छोटा हो जाता। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हाफ तक जाता और यहाँ से ऐसे करके कुछ निकल जाता। ठीक है, वही 1 से करा था, तो 1 से कैसे था? 1 से हमारा ऐसे आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो ये वाला है ये 1/2 से है, ये वाला जो है 2 से है, ये वाला 1 से है। तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। वहीं 1.5 कर देते तो वो कुछ इस तरीके से आता। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि कैसे फंक्शन जो है
वो नेविगेट कर रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। आपने यहाँ पे लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, जैसे कि 1/2 ली, 2 ली, 1 ली, 1.5 ली, है ना, और क्या, ये 4 अभी हमने लिए वैल्यूज। तो कैसे उसके साथ फंक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर आप ट्राई करें, स्केलर से आप लगा के देख सकते हैं, ऊपर नीचे ये जाता रहेगा। तो ऐसे फंक्शन हमारा चेंज होता है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं आपसे कहूँगा आप यही सेम जो ग्राफ है, ये मैं असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो सेम ग्राफ है वो fx 10x के लिए बना के देखें और उसके बाद ये cos x के लिए बना के देखें, ठीक है ना। ये होमवर्क आप ट्राई करिए, खुद से ग्राफ फिगर आउट करिए कैसा बनता है, और खुद से कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि एक फंक्शन मैं और देता हूँ आपको, तो एक फंक्शन मैं √x का ही देता हूँ। इसे आप स्केलर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले तो 0.5, 1 से, जो ये एक्चुअल में है ही अभी, और 2 से, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक और नंबर, वो थोड़ा यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, आप -1 से करके देखिए। -1 से करने पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ -1 से कैसा रहेगा, sin x पर ही, फिर आप बाकी अपना ट्राई कर सकते हैं। fx = sin x है। अब मैंने कहा फंक्शन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एज अ स्केलर, तो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 पे मैक्सिमम हो रहा था और -1 पे हमारा मिनिमम जा रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो 2 से लेके -2, ठीक है। वैसे ही अगर मैं -1 कर दूं तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, चलिए मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं sin x को, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1, अरे ये तो -1 आ गया, ठीक है कोई नहीं। वहीं मिनिमम वैल्यू रखते हैं -1 इंटू -1, 1, अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया, मैक्सिमम मिनिमम बन गया, मिनिमम मैक्सिमम बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो अपने आप की एक मिरर इमेज बन गया। यहाँ पे अगर आप मिरर लगा दें एक्चुअल फंक्शन पे और एक्चुअल फंक्शन अगर ड्रॉ करें तो उसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन गई है। ये जो है हमारा एक्चुअल है और ये हमने निगेटिव से लिया है। तो ऐसे ही फंक्शन जो है बड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं चीज़ों से मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, उन सब पे। तो यही जो विजुअलाइजेशन की मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस करना चाह रहे हैं तो उन एल्गोरिदम्स को समझने के लिए, तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये तो हमने फंक्शन की बात देख ली। अब ये सब आप ऊपर ट्राई करिएगा असाइनमेंट में। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। अब हम अंदर जो x है, यहाँ fx में जो x है उसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको स्केलर से, 2 से कह रहा हूँ सॉरी, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मैंने कहा इस x को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। फिर से वही sin x का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास fx है, मैंने कहा स्केलर से मैंने fx को मल्टीप्लाई कर दिया x को, ठीक है। यहाँ मैंने लैम्डा x रखा और fx हमारा गिवन है एक sin x का फंक्शन। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमारा जो गोल है वो विजुलाइज करने का है, तो चीज़ें ड्रॉ करके ही समझ में आएंगी। ये हमारा sin x का फंक्शन है। थोड़ा सा गलत बन गया तो मैं इसे दोबारा से, ठीक है। यहाँ π/2 पे ये 1 हो रहा था, ठीक है। 90 डिग्री पे sin x जो है हमारा 1 हो जाता है, ये ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर से ऑड 3π/2 है ना, और यहाँ पे पाई, ओके, 0 और यहाँ पे -1। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी माइंड मत करिएगा, ख़राब है, कुछ कर नहीं सकता उसका अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई और अब हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करा, तो फिर से हमने लिया 2x। अब फंक्शन कैसे चेंज होगा, पहले तो हमने देखा फंक्शन जो है ऊपर नीचे एक्सपैंड हो रहा है अलोंग द y एक्सिस, इवन मिरर इमेज बन रही है अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बनते हुए देखा हमने,
है ना, और वाई एक्सिस पे एक्सपैंड होते हुए देखा कि ये या तो एक्सपैंड हो जा रहा है या श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है ना, रेंज श्रिंक हो रही है या एक्सपैंड हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर 2x से मैंने मल्टीप्लाई करा तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, वैल्यूज रख के देखिए, वही जो तरीका था। इस बार हम डोमेन से खेलेंगे, डोमेन से भी खेलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वैल्यूज रख के देखिए। वैल्यू क्या है हमारे पास, π/2 है यहाँ पे, आपको दिख रहा है। मैंने कहा चलिए एफ एक्स जो था एफ π/2 पे हमारा क्या हो रहा था, 1 वैल्यू आ रही थी 90 डिग्री पे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू π/2। पहले जो x था वो π/2 था सिर्फ, अब मैंने वही x इंटू 2 कर दिया, ये f 2 इंटू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, 2 इंटू π/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया और हमारे पास आ गया f पाई, ठीक है। और f पाई की वैल्यू यानी कि साइन पाई की वैल्यू क्या है, 0। अरे तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिखाई दी, पहले π/2 पे साइन x जो था वो 1 हो रहा था, लेकिन अब हमने x की वैल्यू π/2 डाली, 2 से x को मल्टीप्लाई करने पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हमने π/2 रखा, तो अब उसी π/2 पे ये जो फंक्शन था हमारा 0 हो गया। तो ये 1 कब होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप π/4 डाल देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, फंक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग इस बार चेंज नहीं होगा, इस बार जो हमारा फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के, तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये है हमारा, ये जो वैल्यू, कलर चेंज करता हूं, ये जो वैल्यू है ये है हमारी π/2, क्योंकि π/2 पे 0 हो गया था, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है। आपने देखा वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज हुआ है। और चेंज क्या हुआ है अभी बताता हूँ, पहले वैल्यूज लिख दूँ, ये π/2 है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये 1 हो रहा है वो हमारी π/4 आ गई, ठीक है। और पाई पे क्या बिहेव करेगा, चलिए मैं आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे f2 इंटू पाई रख दिया, तो क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे हमें दिखा कि अलोंग द एक्स एक्सिस ये स्क्विश हो गया, पिचक गया फंक्शन। आप देख रहे हैं ना, पहले ये कितना मोटा सा आ रहा था, अब वही सेम चीज इतने में ही कवर हो गई, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्क्विश हो गया, पिचक गया। तो पहले हमने देखा था वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था जब स्केलर से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे थे बाहर की तरफ, जब बाहर से स्केलर लिया लैम्डा इंटू एफ एक्स तो ऊपर नीचे यहाँ हुआ, यानी और मिरर इमेज बन गई निगेटिव करने पे, ठीक है ना। और जब हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तो ये पिचक गया, अलोंग एक्स एक्सिस स्क्विश हो गया जब हमने अंदर लिया लैम्डा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, एक चीज दो चीज आपको ट्राई करनी है, पहले तो यहाँ पाई रख के देखें क्या वैल्यू आती है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे -1 इंटू एक्स कर दूं तो फंक्शन कैसा चेंज होगा, तो अभी आप ड्रॉ करके देखें, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन के साथ ले लीजिए, मैं कहूँगा और थोड़ा सा सिंपल फंक्शन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अभी साइन एक्स की जगह और कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, अगर आप पहले तो मैं कहूँगा साइन एक्स पे ही ट्राई करें, आप साइन एक्स पे ही ये चीज़ ट्राई करके आइए कि अगर -1 लिखें और कोई भी डाउट आता है तो नीचे बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, है ना। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं इसी में ही। अब बात करते हैं अगर मैंने फंक्शन में कोई स्केलर ऐड कर दिया तो, अभी तक हमने बात करा बाहर से मल्टीप्लाई करके, अंदर से मल्टीप्लाई करके, अब हम बात करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होगा। पहले तो अंदर हमने एडिशन करा सिंपली, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे सिंपल है, उस विजुअलाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूँ, ये फंक्शन मैंने ड्रॉ करा तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये 0 हो रहा है,
0,0 पे फंक्शन 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फंक्शन है। अब मैंने कहा यहाँ पे x+2 करा मैंने, तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा, x+2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब जो हमारा ग्राफ है इसमें किस तरीके के चेंजेस आएंगे, तो देखा जाए तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखेंगे और फंक्शन को कंपेयर करेंगे और इस पे मैप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो x=0 रखते हैं, 0+2 = 0+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अभी कुछ प्लॉट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने रखा f = -2, x = -2। ठीक है, वो 2 की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख गई कि 2 से ऐड करा है, तो मैंने इसलिए 2 अज्यूम करा है कि चलिए इसे 0 करके देखते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे -2 + 2 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। और थोड़ी छोटी ले या बड़ी ले वैल्यू, हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, -3 + 2, तो -3 + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 1, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई, x 0 होने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू आई 4, x -2 होने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या आई 0, x = -1 रखने पे जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू आई हमारी 1। ठीक है, तो फंक्शन किस तरीके से शिफ्ट हुआ, अभी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम चेंज नहीं हुआ है कि वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहती है, मैक्सिमम अभी भी इन्फिनिटी तक जा रही है। आप यहाँ पे इन्फानाइट वैल्यू रख दीजिए, इन्फानाइट प्लस कुछ भी स्केलर का स्क्वायर इन्फानाइट आएगा, और ये 0 से कम भी नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है। तो फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया, ना वो एक्सपैंड हुआ ना वो, अब चेक करते हैं क्या वो स्क्विश हुआ या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है स्क्विश भी नहीं हुआ क्योंकि 1 और 4 तो आपकी पहले भी वैल्यूज आ रही थी। ठीक है ना, बस वो डिफरेंट स्केलर से एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ रही है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी ज़्यादा वैल्यू आने लगी या कम आने लगी, है ना। तो यहाँ पे स्क्विशिंग और वो तो नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई है, दिक्कत आई है कि चेंजेस हो गए वैल्यू में। पहले x2 रखने पे 4 आ रहा था, अब 0 रखने पे 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ इसको 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके, है ना, 4 आ गया, 1 2 3 4 और 0, -1 -2 -3 और -4, और -2 पे क्या आ रहा था 0, ठीक है, और -3 पे क्या आया 1। ओके, तो हमारा ये ग्राफ किस तरीके से होगा चेंज, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंज होगा, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ जैसा होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, इंस्टेड ऑफ फंक्शन में कोई और चेंज होने के, उसका मैक्सिमम मिनिमा या वो हटने के, हुआ क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, उसकी सिर्फ शिफ्टिंग हुई लेफ्ट साइड। वहीं अगर f(x-2) कर दूं मैं, तो आप एक बार ट्राई करिए वो किस तरफ शिफ्ट होगा। तो एक्चुअल में तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये खुद प्लॉट करके एक बार फिगर आउट करिए, है ना। तो हमने यहाँ देख लिया स्केलर से मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ, है ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं ब्रेन एक्सरसाइजेस के लिए आपके लिए चीज़ें बीच बीच में असाइनमेंट दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि विजुलाइज करना है आपको, खुद से समझना है कि हो क्या रहा है ना, और खुद से चीज़ें फिगर आउट करनी है, और खुद के लिए प्रूफ करनी है कि कैसे मैं अपनी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि ये ऐसा ही हो रहा है, ये राइट शिफ्ट ही हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट ही हो रहा है, ये स्क्विश नहीं हो रहा, तो ये मैं कैसे प्रूफ करूँ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लीजिए, उन पर खुद हाथ पैर ट्राई करिए,
आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ, है ना, आप रूट एक्स ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे करके आप साइन एक्स ले लीजिए, ऐसे करके 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है, आप सबके साथ ट्राई करिए, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रख के देखिए और देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैं आपके लिए और चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, और वो है कि अगर मैं एफ एक्स प्लस 2 कर दूँ तो ये फंक्शन किस तरीके से चेंज होगा। आप अपनी कॉपी में एक बार ग्राफ बना के देखिएगा कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा, स्केलर में जब हम आउटसाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि अंदर की तरफ लैम्डा इंटू एक्स, फिर उसे एफ एक्स में डाला, है ना, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्क्विश हो रहा था। तो यहाँ पे फिर हमने एडिशन करा इनसाइड, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्स पे अगर मैं यानी कि एफ एक्स पे कुछ ऐड करूं इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, कुछ तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जब ऐसे स्क्विश हो रहा था यहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स पे चेंजेस करने पे, और वाई पे चेंजेस करने पे वाई के अलॉन्ग ऊपर नीचे हो रहा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन आप ये खुद एक बार ट्राई करिए और इसी जो ये वाला फंक्शन है पैराबोला वाला, इसी पे ये वैल्यू डाल के और रख के ट्राई करिए। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगर आप जेई वगैरह की आपने प्रिपरेशन करी है या गेट की करी है तो आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं फंक्शंस वगैरह ये सब, इस पर बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है और 2 मंथ 3 मंथ दिए जाते हैं। तो मैं उसे जितना कंप्रेस करके सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि आपको मशीन लर्निंग के साथ आप बिगिन कर सकें, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ और थोड़ा सा दबा के रख रहा हूँ, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, है ना। इस पे अगर आपको बहुत डिटेल में आना है, स्पेशली अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक बुक आती है जिससे मैंने पढ़ा था, वो जी तिवानी की जेई एडवांस की कैलकुलस वाली, ठीक है, जेई एडवांस की कैलकुलस वाली एक बुक आती है सेंगेज की, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो रीडिंग पर्पस के हिसाब से, है ना। आप जेई एडवांस सोच के ये मत सोचिए कि क्वेश्चन की बुक हो गई या कुछ हो गई, नहीं, इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो इसमें आप फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का अगर आपने चैप्टर निपटा लिया तो आप बहुत एक्सपर्ट लेवल का आपका फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। ये कुछ चैप्टर हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन ऑल्सो। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन थोड़े कम करिएगा, लेकिन ये 3 स्पेसिफिकली अगर आपने कर लिए तो आपका कभी लाइफ में कोई फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम में आप फंसेंगे ही नहीं। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नेसेसरी है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जरूरी है मशीन लर्निंग सीखने के लिए वो कैलकुलस है। इतना भी डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप इधर मूव कर सकते हैं, नहीं तो आप लेक्चर्स के साथ फॉलो अप करिए। और मैंने मशीन लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के साथ। डिफरेंशिएशन जब आप नाम सुनते होंगे, अगर आपने कहीं पढ़ा है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इस तरीके का। ये दोनों डिफरेंशिएशन ही है। डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन में ये इसका नोटेशन होता है और इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। यहाँ मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा और ये कोई भी कर्व है, ठीक है, थोड़ा सा इससे और कर्व ही बना लिया जाए, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ है और एक कर्व है। अब मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट, मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है, थोड़े और कलर से, इस जगह को मैंने नाम दिया एक्स नॉट। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स नॉट पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट यानी कि यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, थोड़ा क्लीन ड्रॉ करते हैं इसे।
थोड़ा इस तरीके का, हाँ। तो अगर मैं परपेंडिकुलरली इस पॉइंट के अलोंग ये ड्रॉ करूं तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनेगा, यानी कि थीटा कितना रहेगा। यही चीज़ हमारी डिफरेंशिएशन बताती है। मैथमेटिकली एक्चुअल में होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे ये बताएगा कि वहाँ पे जो लाइन बन रही है या जो टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे इसके कर्व के अलोंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी वैल्यू क्या है टेन थीटा की, यानी कि वो जो एंगल बना रहा है एक्स के साथ, जिस भी चीज़ के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी डायमेंशन यानी कि उसी लाइन के साथ जो वो एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन हो गई डिफ्रेंशिएशन की, कि आपको पता चल गया कि हाँ डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन के कुछ तरीकों की, कि जैसे अगर मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट करा एक फंक्शन को, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगर, तो ये क्या होगा 2x, और इन जनरल टर्म्स ये क्या रहता है, चलिए वो आगे बात करते हैं इन जनरल टर्म्स। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x आ गया, लेकिन ये 2x कहाँ से आया, असल में किया क्या मैंने x की पावर 2 माइनस 1 और 2 यहाँ पे ले आया। ये जनरल फॉर्म होती है, आगे बात करेंगे, लेकिन ये 2x कहाँ से आया। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का ये जो dy अपॉन dx से प्रूफ करते हैं कि ये सब डिफ्रेंशिएट करने पे जो फंक्शन चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और ये dy अपॉन dx आया कैसे, ये फॉर्मूलेज जनरल फॉर्मूलेज आए कहाँ से। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे कर्व बना दे रहा हूँ फिर से, ठीक है, एक एक कर्व है। अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा निकालना है टेंजेंट का, ओके। आपने फिर से एक लाइन ड्रॉ करी, थोड़ी सी मैं दूर रख रहा हूँ यहाँ पे ताकि सिंप्लिसिटी के लिए काम करते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इस पॉइंट पे आपको इसका एंगल निकालना है, लेकिन एंगल के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, है ना, ताकि आपका एक ट्राइंगल निकल आए और एक एंगल आप बता पाए, वरना एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती हैं, है ना, तो एक सिंगल पॉइंट पे तो आप एंगल ले नहीं सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी कर्व को जूम इन करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ फिर से इसे ड्रॉ करूँगा, ये आपको फिर से कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक ही मैंने ले लिया एक्स नॉट यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मैंने जूम इन करा, बहुत पास से देखेंगे यहाँ पे, अभी बताता हूँ उसका मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा थीटा, ठीक है, और यहाँ पे इन दो जगहों पे y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी जो भी फंक्शन है आपका उसका ऊपर आगे वाला क्या है एक्स नॉट प्लस एच, और नीचे वाले की होगी एफ एक्स नॉट, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, ये हाइट आ गई हमारी, क्योंकि y क्या है एफ एक्स के साथ रिलेट कर रहा है एफ फंक्शन से, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी के लिए इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख गया। तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, ये आ गई हमारे पास हाइट, और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये हो गया हमारा h, यानी कि एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, तो ये आएगा h। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास एक बात बताइए, परपेंडिकुलर आ गया, फिर उसके बाद बेस आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आ गया, तो क्या आप टेन थीटा नहीं निकाल सकते, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना,
तो मैंने कहा टेन थीटा जो है वही हमारा डिफरेंशिएशन है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एफ एक्स नॉट प्लस एच, फिलहाल के लिए जनरल टर्म्स के लिए एक्स ही रखेंगे अभी, यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और यहाँ पे एच। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया, लेकिन वो जूम इन वगैरह करने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पे ये एच कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जो हम एच को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अभी एच टेंड्स टू जीरो, और ये लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट मतलब है एच बहुत क्लोज जा रहा है जीरो के, वो ऑलमोस्ट जीरो ही हो रहा है। तो आप जो यहाँ पे एक पॉइंट चाहते थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकले, तो एच क्या हो रहा है, हल्के हल्के जीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस भी जो है, ये वाला जो डिफरेंस है ये जीरो होता जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली, क्योंकि आपको 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन ये लिमिट कर रहा है जीरो पे, ताकि ये सब मर्ज हो जाए एक पॉइंट में। ठीक है ना, तो यही चीज करी हमने यहाँ पे, एच लिमिटिंग टू जीरो। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए लिमिट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं हम टेन थीटा को, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, थोड़ा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब फंक्शन क्या था हमारा, हमारा जो एफ एक्स था वो था एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये LIMIT लिमिट, वैसे लिखते हैं LIM से डिनोट करते हैं, फिर से dy ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया सिंपली, और कुछ नहीं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, फिर इसके बाद और आगे मूव करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया हमारा, h को हमने कॉमन ले लिया तो h प्लस 2x हमारा आ गया। ठीक है, h, अब लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो है, यहाँ पे ध्यान से देखें, अब लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो है तो हम आगे h को ज़ीरो रख सकते हैं। अब यहाँ s से h कट हो गया तो हमारे पास h प्लस 2x बचा, और लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अभी तक क्या था, ये जो लिमिट थी ये हमारी सॉल्वेबल नहीं थी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली h को ज़ीरो रख देते तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ज़ीरो हो जाता, और ज़ीरो बाय ज़ीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, आपको दिख ना रहा हो, हाँ, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो अनडिफाइंड होता है। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले पूरी लिमिट सॉल्व करनी पड़ी। ये लिमिट सॉल्व करने के प्रोसीजर्स होते हैं अपने, लेकिन आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है जानना मशीन लर्निंग और AI के पर्सपेक्टिव से फिलहाल। तो यहाँ पे ज़ीरो बाय ज़ीरो डिफाइंड नहीं था, तो इसलिए हमने पहले से पूरा सॉल्व किया फिर ज़ीरो रखा है। तो अब हम यहाँ पे ज़ीरो रख दें तो ये आ गया 2x, क्योंकि हमने h को कर दिया ज़ीरो, तो dy अपॉन डी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर का आ गया 2x। तो ऐसे हमने इसे डिराइव कर दिया। अब आपको पता चल गया कि ये कैसे डिराइव होता है डिफरेंशिएशन, कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है ये स्लोप का, है ना। तो इस चीज़ को स्लोप भी कहा जाता है, स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ कर्व, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अब कुछ डिफरेंशिएशन की जनरल टर्म्स बता दें, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम करें एक्स की पावर n का, तो वो आता है n एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये भी आप डिफरेंट डिफरेंशिएशन जो है उस पर्टिकुलर फंक्शन में, जो एफ एक्स प्लस एच वाला था उसमें आप फंक्शन रख के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे रीच कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह और जितना भी काम होता है ये इनबिल्ट है आजकल ML एल्गोरिथम्स में।
लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। फिर जैसे dy अपॉन डी एक्स अगर मैं साइन एक्स का करूँ, साइन एक्स जो हमारा फंक्शन होता है तो वो आता है cos x। ऐसे ही अगर मैं cos का करूँ तो माइनस साइन एक्स आता है। इसकी एक बहुत बड़ी सी आपको लिस्ट या चीट शीट डिफरेंशिएशन की अगर आप ढूंढ लें नेट पे तो आपको मिल जाएगी। वैसे तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है डायरेक्टली इसका कि आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना पड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, चेन रूल वगैरह की। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। तो कैलकुलस के डिस्कशन में अब हम आ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन पे। हमने बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिराइव कैसे होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको अगर कुछ ऐसा दे दूं, एफ एक्स जी एक्स, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो इन्हें अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका रिजल्ट क्या होगा। यही हमारा प्रोडक्ट रूल रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका रिजल्ट रहता है एफ एक्स जी डैश एक्स। जी डैश एक्स क्या है, ये है जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँ, सिर्फ जी एक्स को, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको मैंने जी डैश एक्स बोल दिया है। अभी बात करेंगे आगे इसमें और एग्जाम्पल से और डिटेल में समझ में आएगा। पहले एक जनरल रूल ये नोट कर लें, फिर एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू जी एक्स। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, प्रोडक्ट रूल आ गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल रहेगा कुछ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये फंक्शन। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर और एक साइन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी एक्स, या फिर आप इस टर्म को पहले लिख लें, टू एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करा था, टू एक्स आया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसे बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम जी एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स एज इट इज़, ये एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स है, वो एज इट इज़ आ गया एफ एक्स। और यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आया। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल रहता है। अब मान लीजिए डिवाइड हो रहे हैं टर्म्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, ठंड इतनी हो रही है कि हाथ नहीं चल रहा है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका भी एक जनरल रूल है। सबसे पहले तो वो जनरल रूल लिख देता हूँ मैं। जनरल रूल जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और मैं इसे पूरा पूरा डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज, फिर जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद जी एक्स का स्क्वायर। ये एक जनरल रूल रहता है। ये भी आपके पास एक और आ गया कि अगर दो डिवाइड हो रहे हैं फंक्शंस तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। तो अब हमने बात कर ली प्रोडक्ट रूल के बारे में और डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यही एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का। अब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करा तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा टू एक्स साइन एक्स, एक्स लिख दूँ यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारा रिजल्ट इसका डिवीजन का। तो अब हमने बात कर ली प्रोडक्ट रूल की, अब एक बात करते हैं हम चेन रूल की। चेन रूल, अगर मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया ऐसे, एक नेस्टेड फंक्शन टाइप, ठीक है ना, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अगर मैंने कहा अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा एक्स की रिस्पेक्ट में,
तो इसका भी मैं जनरल रूल लिख दूँ, आप ही नोट कर लीजिएगा, जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये रहता है हमारा इसका जनरल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मैं मार्क कर दूं इसे भी। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये जी एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसे मैं एक ब्लॉक में कर दूं ताकि आपको ये याद रहे। फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया, e टू द पावर साइन x का स्क्वायर। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है। वो कैसे, ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा, इंटू एच एक्स। एच एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। फिर जी क्या है हमारा यहाँ पे, जी फंक्शन जो है साइन एक्स। और एफ फंक्शन क्या है हमारा, ई टू द पावर एक्स। ये तीन फंक्शन है नेस्टेड आपसी में। तो अब इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डी ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को तो 2x, फिर इसके बाद साइन एक्स को तो कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इंटरनल वाला हमने देखा एज इट इज रहता है, यहाँ पे इंटरनल फंक्शन एज इट इज रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर e टू द पावर x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर मीम्स अगर अभी आपने बने हुए देखे होंगे काफ़ी, कि e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करें तो वापसी वही आ जाता है, तो वो मीम यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास एक ये आंसर आ गया। ये है हमारा चेन रूल और प्रोडक्ट रूल। अब हमने डिफरेंशिएशन की बात कर ली, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज की बात कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ से आपका एक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड जो डेरिवेटिव्स है वो शुरू होंगे, और आपको मैं यूजेस भी रिलेट करके दिखाऊंगा कि मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स में डायरेक्टली ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ, कैलकुलस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। इस लेक्चर में मैं आपको एक टूल भी कवर कर पाऊँगा, डेस्मोस, जो कि बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह समझना चाह रहे हो, विजुलाइज करना चाह रहे हैं तो फिलहाल के लिए एप्लीकेशन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, उसमें टूल पे बाद में आएंगे। आपको एक ही क्वेश्चन दिख रही है सामने, मैं कहता हूँ क्वेश्चन ये है कि आप इसको प्लॉट करिए ग्राफ पे। ठीक है, एक पूरा खराब बन गया, एक आपके सामने इस तरीके का एक्स और वाई एक्सिस का प्लॉट है। मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको आप प्लॉट करिए। प्लॉट कैसे करेंगे, एक तरीका मैं बता चुका हूँ, लीनियर अलजेब्रा में हमने कवर किया था कि आप वैल्यूज रख के देखिए। मैं कहता हूँ मैंने x को पहले 1 रखा, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस वो सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, 1 से 1 कैंसिल हो गए यहाँ पे और 1, यानी कि पहला पॉइंट आ गया 1,1। ठीक है, एक ये पॉइंट आया। फिर मैंने आपसे कहा मैं x को रखता हूँ -1। ठीक है, एक ये पॉइंट है P। फिर उसके बाद -1 रखा तो y कितना है, -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब। तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 1 माइनस प्लस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका क्यूब होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट, फिर से 1 आ गया, तो -1,1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया दूसरा, इसे नाम देते हैं Q। अब आगे मूव करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, x को रख देते हैं 2। चलो 2 रखा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर
-2 का क्यूब। आप देखेंगे मैं सिंपली बस वैल्यू रख दे रहा हूँ इसी इक्वेशन में, x की जो वैल्यू है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 + 4 - 8 यहाँ पे आया 6 - 8 -2, तो पॉइंट आ गया 2, -2, ठीक है, ये आ गया पॉइंट R। अब एक और काम करते हैं, और कोई अच्छा सा पॉइंट लेते हैं, x लेते हैं -2, ठीक है, तो y कितना आएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, तो ये आएगा -2 + 4 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 8 + 4 12 -2 = 10। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आया ये एक -2, 10, ठीक है, इसे नाम दे दिए S। अभी हमारे पास 4 पॉइंट आ गए P Q R S। चलिए अब इसे लिखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, ऐसी -3 1 2 -1 -2 और -3। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले P 1,1, फिर उसके बाद Q -1,1, यानी कि यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, -1,1 है, तो यानी कि जो पॉइंट आएगा हमारा -1,1, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2, -2, x हमारा 2 था, y हमारा -2, ठीक है, ये एक यहाँ आया। फिर उसके बाद -2, 10 -2, 10, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर कहीं ऊपर जाके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे ड्रॉ करना चालू करते हैं। ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट और लेते हैं, x = 0, तो y भी हमारा 0 + 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब = 0, तो एक पॉइंट और आ गया 0,0, ठीक है, ये मैंने और कर दिया। अब इसे प्लॉट करा जाए, तो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, एक ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो आपके पास ग्राफ तो बन के आया। लेकिन सही बताऊं तो ये ग्राफ गलत है। आपने सही प्लॉटिंग करी है, पॉइंट्स आपने सही मार्क करे हैं, लेकिन ये ग्राफ गलत है। और अगर आपको इसे सही में ड्रॉ करना है तो आपको कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ट्राई करना होगा, फिर जाके आपका एक्यूरेट ग्राफ आएगा। तो एक एक्यूरेट ग्राफ कैसे विजुलाइज करा जाए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भाई एक इक्वेशन है और अब इसे आपको ड्रॉ करना है। आपने ड्रॉ करा अपने तरीके से, जितना आप कर सकते थे आपने कोशिश करी और उसे प्लॉट करा, काफ़ी क्लोज है ये ओरिजिनल ग्राफ के, ठीक है ना। लेकिन ये ग्राफ सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। ये कैसे पता, ये मैं जब आपको इसका एक्चुअल ग्राफ दिखाऊंगा इसी डेस्मोस टूल में, तो आपको पता चलेगा क्यों सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कहाँ रोल आता है। अब आपको सही में इक्वेशंस यानी कि मैथ्स जिसे कहते हैं ना, अगर आपको विजुलाइज करनी है कि मुझे मैथ दिखाई देने लगे, तो वो कैसे करा जाए, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखेंगे कि हाँ, ये कैलकुलस जो है, जो कैलकुलस आने के बाद इंसान बग्गी से सीधे चांद पे पहुँच गया, उसमें इसी का हाथ था, इसी कैलकुलस का। तो ये वर्क कैसे करती है, यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको, स्लोप होता है। अब मैंने कहा भाई यहाँ पे dy/dx ले लो इसका, ठीक है, dy/dx कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये सब बात कर चुके हैं हम, प्लस 2x, यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2x माइनस 3x का स्क्वायर, x 3 - 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये dy/dx आ गया। अब मैं कहता हूँ स्लोप 0 कहाँ होगा, 0 यानी कि कर्व जो है वो फ्लैट कब होगा, फ्लैट यानी कि स्लोप 0 कब आएगा,
जैसे कोई भी कर्व हो रहा है तो यहाँ फ्लैट हो जाता है, या फिर वो ऐसे आ रहा है कुछ तो इस जगह पे फ्लैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है। मैंने कहा 0 कर दो, ठीक है। 1 + 2x - 3x²। अब इस इक्वेशन को इधर लेके जाते हैं। 3x² - 2x - 1 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x² - 3x + 1 + x - 1 = 0, ठीक है। 3x कॉमन लिया, x - 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x - 1 = 0, x - 1 और 3x + 1 = 0। ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये x की 2 वैल्यू आई, ये डिपेंड कर रही है कि किन किन पॉइंट्स पे हमारा स्लोप जो है वो 0 हुआ, यानी कि फ्लैटन हुआ, ठीक है ना। जहाँ पे वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये x के 2 पॉइंट्स आए। x के 2 पॉइंट्स कौन से, x = 1 और x = -1/3। तो 1 पे और -1/3 पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये 2 पॉइंट पता चल गए। अब एक काम करते हैं, y में ही रख के देखते हैं। y क्या था, = x + x² - x³, ठीक है। अब 1 रखा मैंने इधर, हमें पता है 1 क्या है, 1 यहाँ पे आया था हमारा 1, ठीक है। क्यूब और ये स्क्वायर, तो ये 1,1 पे यहाँ 0 हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और -1/3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे -1/3 प्लस -1/3 का स्क्वायर माइनस -1/3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, ठीक है। 3 का क्यूब 27 रहता है हमारा। तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ ये आया -9 + 3 + 1/27, तो ये आएगा कुछ 5/27। बड़ा ख़राब सा नंबर आया, लेकिन कोई नहीं, -5/27। और ये 0.19 कुछ ऐसे वैल्यू आएगी इसकी, जहाँ तक है 19 या 18, क्योंकि 2 से करेंगे तो 0.54, ठीक है ना। तो 0.19 के राउंड लगा लीजिए, -0.19 के राउंड इसकी वैल्यू आएगी, एज्यूम करके चल रहा है, नियर बाय नंबर ले रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, -1/3, -5/27, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो बड़ी अच्छी हमें एक चीज़ पता चली कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था शुरुआत में, थोड़ा सा और सीधा इसे ड्रॉ करा जा सकता है क्या। ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी ये रहा, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 2, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं स्पेसेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा पॉइंट में भी वैल्यू आई है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना होगा। 1 2 और -1 -2 1 2 -1 -2। सबसे पहले तो प्लॉट करते हैं 1, 1 को। एक यहाँ पे 0 आया था और एक -1/3, -1/3 हो गया 0 -0.33, तो वो यहाँ कहीं बीच में आएगा। और -0.2 या 0.19 जो भी आया था हमारा, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह हमें पता चल रहा है कि ग्राफ जो है उसका स्लोप 0 हो रहा है। तो ग्राफ या तो ऐसा है, या फिर ऐसा है, या ऐसा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ स्लोप 0 हो रहा है, और यहाँ स्लोप 0 हो रहा है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास स्लोप 0 होने के। एक और है, या तो ऐसे आते हुए ऐसे हो गया, एक और ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है, या तो ऐसे 0 हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल, आप एक काम करिए, x = अब यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 + 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ये क्या आया था हमारा 6 नहीं, 6 नहीं आया था, 2 + 4 -8
और ये आया था हमारा -2, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, 2 रखने पे -2 आया, ओके। ये पॉइंट्स आप देखते रहिए, 2 ब्लू हैं जहाँ पे 0 हो रहा है, और ये वाला हमने जो पॉइंट ढूंढे हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 से जो है यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स इसको बिलोंग करते हैं, इस इक्वेशन को, और ये 2 पॉइंट्स ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पे, वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट साइड का देखना है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं कहता हूँ -1 रख देते हैं, x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब, यहाँ पे -1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, और y आ गया 1, ठीक है। तो -1 पे 1 आया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं, ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा कर्व, ठीक है, इस तरीके का कर्व। अब आप बस इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, ये कर्व ज्वाइन करा, ये कर्व ज्वाइन करा, और ये कर्व ज्वाइन करा, ठीक है। और एक हमारा 2, कुछ मेरे ख्याल से -2 रखा था, तो 10 वैल्यू आई थी, तो एक पॉइंट और ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर आएगा वो, और बस ये आपका ग्राफ बन के आ गया। अब एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, और मैंने कुछ आपको तरीके बताए कि कैसे करा जाता है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे लगाया, आपने स्लोप ढूंढा, आपने पता लगाया कि कहाँ पे ग्राफ का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कई जगह यूज होता है, नॉर्मल डे और डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, और मैथमेटिक्स में भी होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि वैल्यू नीचे जा रही थी, अब ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकल रहे होते हैं तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में तो निकल ही आ रहा है, आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लिए यहाँ पे, और बहुत अच्छा सा आपका ग्राफ बन के आ गया। एक ये ग्राफ है, ठीक है, और एक आपने पॉइंट से इतनी मेहनत करने के बाद मेरे ख्याल से 5-10 मिनट हमने लगा दिए, ये ड्रॉ करा था। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो मूव करते हैं अपने डेस्मोस टूल की तरफ। ये एक ग्राफ है, अब आप एक बार दोबारा देख लीजिए इसे, और ये आ गया हम डेस्मोस टूल की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन वही है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाई, और ये उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो चलिए एक बार यहाँ पे 1,1 स्लोप 0 है, कर्व हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था 0.18, काफ़ी क्लोज था मैं, तो -0.18 आ रही है, y की वैल्यू 0.333, यानी कि -1/3। इस दो जगह पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो आपने देखा कि ये ग्राफ जो है कैसे ये फॉर्मेशन ले रहा है, और क्या हमने भी वही ड्रॉ करा? यस, बिल्कुल हमने भी वही ड्रॉ करा। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन पता चल गई डेरिवेटिव्स की। क्या करने के लिए, आप जो ग्राफ्स हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको एक बड़ी अच्छी सी एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली कि आप मैथ को देखने का तरीका, इसे देखा कैसे जाए किसी चीज़ को, थोड़ा सा प्रोसेस है, स्लोप 0 निकालना है, सब करना है, वैल्यूज पुटिंग करनी है, लेकिन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रख के देखना, जो हमने ऊपर किया था, कितने मेहनत का काम था, कितने सारे पॉइंट रखे, वो कितना छोटा हो गया। हमने सिंपली 2 पॉइंट निकाल लिए और हमें पता चल गया कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, और उनके आसपास के पॉइंट निकाल के हमने ढूंढ लिया। ऐसे ही गेट 2024 का एक क्वेश्चन था, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा पेपर की, उसमें आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे 2, वो देख के आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक आध चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे वो गेट डेटा साइंस के पेपर का था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे वो उसमें, तो मैं कहूँगा आप एक बार कर लीजिए। आप भले ही आपको गेट ना देना हो, फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोकल और ग्लोबल। अब एक नया टॉपिक आता है हमारा, आपको एक बड़ा सुनने को मिलेगा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा, मिनिमा की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ आपसे कि
इस -1,1 से 1,1 तक मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, इस लोकेलिटी में। लोकेलिटी क्या है, इस रास्ते से इस रास्ते तक, यानी कि -1,1 से 1,1 तक इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। और ग्राफ क्या आ रहा है यहाँ पे, इस ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 1,1 और -1,1 में आपने दो मिनिमम वो निकाल लिया डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव हमने कौन से निकाले थे, 2 पॉइंट आए थे हमारे पास, -1/3 और एक 1 आया था, ठीक है। लेकिन इस पे वैल्यू आई थी हमारी -0.18, ठीक है, और इस पे वैल्यू आई थी हमारी 1, और स्लोप दो ही जगह 0 हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो आपका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा है, सॉरी मिनिमा वैल्यू जो है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, वो अराउंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही लाई करती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई एक लोकल मिनिमा आपसे कहा गया, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है स्लोप 0 करके आपको मिनिमम वैल्यू निकालना, क्योंकि चांसेस ये हैं कि ग्राफ जो है वो कहीं ऐसे पॉइंट पे, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। अब इस लोकेलिटी में आपने क्या करा, स्लोप निकाले, दो वैल्यूज आई, एक ये यहाँ पे 0 है, एक ही यहाँ पे 0 है, दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आए, ठीक है। तो अपने का इस लोकेलिटी में अभी सिर्फ इतने रीजन की बात हो रही है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ये वाली, ये कौन सी, -1,3 वाली, ठीक है। तो इस लोकेलिटी में अगर आप मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, लोकल वैल्यू, तो उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमम, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पूरे ग्राफ की, यानी कि जो इक्वेशन है हमारे पास y = x + x² - x³ की, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम इसे जूम आउट करते चले आए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ इन्फानाइट पे आ रही है, नेगेटिव इन्फानाइट पे, ठीक है। तो इसका जो ग्लोबल मिनिमम हो गया, यानी कि पूरे फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी, y = -∞, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्लोबल मिनिमा। अब मैं कहता हूँ ऐसे ही, चलिए थोड़ा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए y = x² का मिनिमा निकालिए, ठीक है। y = x² का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे, लेकिन अगर आप कायदे से, मुझे बनाना नहीं चाहिए था, बना के दिखाना चाहिए था, कोई नहीं, dy/dx लेंगे तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे स्लोप कब 0 होगा, जब x = 0 हो जाएगा, और कोई तो वैल्यू है नहीं, जब इसे 0 रखेंगे तो ये dy/dx 0 हो जाएगा। तो हमें पता है एक ही पॉइंट पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू -2 रखिए, तो y आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कि 4। पहले तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 0,0, ठीक है, क्योंकि अगर आप x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0, और यहाँ पे स्लोप भी 0 हो रहा है, इसलिए हमने 0 पॉइंट लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने पॉइंट लिया ये वाला -2, तो y आया 4, तो पॉइंट क्या आया -2,4, और 2 रखेंगे तो भी 2,4 ही आएगा, क्योंकि y = 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। तो हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पे, एक ये एक ये। अब उन पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, और आपको पता है कि एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, तो ये इसका ग्लोबल मिनिमा हो गया, क्योंकि इसके एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ हमारा 0 हो रहा है, और ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू चेंज हो रही है, कम से ज़्यादा होनी शुरू हो गई, और यहाँ से ज़्यादा आपके पीछे आएंगे, यहाँ भी कम से ज़्यादा होने लगी, तो एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको पता चल गया इसका ग्लोबल मिनिमा क्या है, 2,4। कायदे से तो कोई भी फंक्शन का प्रॉपर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने का कोई पॉसिबल तरीका है नहीं मैथमेटिक्स में, है ना। आप बस स्लोप 0 कर करके देख सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी एक दिक्कत आती है, लीनियर अलजेब्रा का जो शुरू के मेरे 2-3 लेक्चर हैं जिसमें पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की बात करी है,
उसमें हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं जो डिस्कस करे गए हैं, जो मैथमेटिकल सोल्यूशंस हैं कि ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करी जाए। क्योंकि ये जो हमने आज पढ़ा है, ये प्रोसेस पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नींव रख देता है मशीन लर्निंग की। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप प्रॉपर मशीन लर्निंग में आगे मूव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं डेस्मोस की। डेस्मोस में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया। अब यहाँ पे आप ना कोई भी बढ़िया सा ग्राफ अपने हिसाब से प्लॉट कर करके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आ गया जो भी हमने लेटेस्ट ड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ पे आप 4x स्क्वायर प्लस 6 ऐसे करके कुछ ले लिया, तो ये यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन आ गई, ये बन गया ग्राफ। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बना के खुद से फिगर आउट करके ना देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, इसे 3 कर दिया, ठीक है। ये इस साइड बन गया है ना, ये वाला नीचे आ गया। तो ऐसे करके आप कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स बना के चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं। साइन कॉस का भी यहाँ पे शायद फंक्शन रहता है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ फंक्शंस में होगा, हाँ साइन है, और मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक है, एक्स स्क्वायर की रख दी, तो देखिए कैसा अजीब सा ग्राफ बन गया। तो ये डेस्मोस की वेबसाइट है, डेस्मोस कैलकुलेटर। यहाँ पे जाके आप ये विजुलाइजेशन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के साथ प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।